भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। लेकिन इसी भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से जूझ रहा है। हर 4 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। सवाल ये है, क्या हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहे हैं या धीरे धीरे एक सिक नेशन बनते जा रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इसी सच्चाई को समझने के लिए और यह जानने के लिए कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं, धीरे धीरे कल्पना कीजिए। एक देश जिसने दुनिया को योग दिया, जिसने आयुर्वेद दिया, जिसने उपवास की परंपरा दी, वही देश आज दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहलाता है। क्या यह विडंबना नहीं है? भारत जहां कभी भोजन औषधि माना जाता था, आज भोजन ही बीमारी का कारण बनता जा रहा है। लेकिन सवाल है, यह अचानक कैसे हुआ? क्या हमारे जीन बदल गए? क्या हमारी किस्मत बदल गई? या हमारी जीवन शैली? एक सच्चाई जो हम देखना नहीं चाहते। आज भारत में करोड़ों लोग प्री डायबिटिक हैं। हर परिवार में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर या शुगर से जूझ रहा है। युवा उम्र में हार्ट अटैक आम होता जा रहा है। पेट के आसपास की चर्बी नॉर्मल मानी जाने लगी है। और सबसे खतरनाक बात, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। बीमारी अचानक नहीं आती, वह वर्षों तक चुपचाप बनती है, जैसे दीवार के अंदर दीमक। बीमारी का नया चेहरा। पहले बीमारियां अलग अलग समझी जाती थीं। डायबिटीज अलग, हार्ट डिजीज अलग, फैटी लिवर अलग, पीसीओएस अलग, मोटापा अलग। लेकिन आधुनिक मेटाबॉलिक विज्ञान कहता है, ये सब एक ही जड़ से निकलती शाखाएं हैं। जड़ क्या है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, और उसका केंद्र इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले एक कहानी। दादी का रसोई घर बनाम आधुनिक किचन। एक समय था, सुबह का नाश्ता साधारण होता था। घरेलू खाना, सीमित चीनी, ज्यादा शारीरिक श्रम। आज पैकेज्ड फूड, फ्रूट जूस, जो असल में शुगर ड्रिंक है, बिस्किट, रिफाइंड आटा। हर भोजन के साथ चावल या ब्रेड। हमने फैट से डरना सीखा, लेकिन शुगर को अपनाया। हमने लो फैट लिखा देखकर विश्वास किया, लेकिन पीछे के लेबल नहीं पढ़े। असली समस्या क्या है? समस्या ये नहीं कि हम खाते हैं, समस्या ये है कि हम बार बार खाते हैं। हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम कम चलते हैं, हम देर से सोते हैं, हम तनाव में रहते हैं, और शरीर लगातार इंसुलिन बनाता रहता है। शुरू में शरीर संभाल लेता है, फिर धीरे धीरे कोशिकाएं इंसुलिन को सुनना बंद कर देती हैं। यहीं से कहानी बदलती है। एक अदृश्य महामारी। भारत में एक शब्द बहुत कम सुना जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह लाखों नहीं, करोड़ों लोगों में मौजूद है, अक्सर बिना लक्षणों के। ब्लड शुगर सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर मेटाबॉलिक तनाव शुरू हो चुका होता है। यह वह चरण है जब बीमारी रोकी जा सकती है, लेकिन हम जांच ही नहीं करते। आधुनिक जीवन की कीमत। शहरों ने हमें सुविधा दी, लिफ्ट, कार, फूड डिलीवरी, 24x7 स्क्रीन। लेकिन सुविधा के साथ आया निष्क्रियता, देर रात तक जागना, प्रोसेस्ड फूड, मानसिक तनाव। हमारी जीवन शैली हमारी जीव विज्ञान से आगे निकल गई है। हमारा शरीर अभी भी उस समय के लिए बना है जब भोजन दुर्लभ था, जब हमें चलना पड़ता था, जब उपवास स्वाभाविक था। आज भोजन हर समय उपलब्ध है, ऊर्जा खर्च कम है, और इंसुलिन लगातार उच्च स्तर पर है। भारतीय शरीर एक विशेष संवेदनशीलता। भारतीयों में एक अनोखी प्रवृत्ति देखी गई है, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। यानी बाहर से पतले दिख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी अंगों के आसपास चर्बी जमा हो सकती है। यही विसरल फैट सबसे खतरनाक है। यह दिखती नहीं, लेकिन मेटाबॉलिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। चेतावनी संकेत जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, पेट का बढ़ना, खाने के बाद नींद आना, मीठा खाने की क्रेविंग, लगातार थकान, हल्का हाई ट्राइग्लिसराइड, ये नॉर्मल नहीं है। ये शुरुआती संकेत हैं।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर यह सब इतना स्पष्ट है तो हम बदलते क्यों नहीं? क्योंकि बीमारी धीरे आती है और आधुनिक समाज में असुविधा स्वीकार करना कठिन है। सच ये है, हम तत्काल सुख को दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर चुनते हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय समस्या है। जब एक देश की कार्यशील जनसंख्या बीमार होती है, उत्पादकता घटती है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है, परिवार आर्थिक रूप से दबाव में आते हैं, जीवन की गुणवत्ता गिरती है। यह सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं, यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दा भी है। अच्छी खबर यह है, इनमें से अधिकांश बीमारियां रोकने योग्य हैं और कई मामलों में उलटने योग्य भी। शरीर टूटता नहीं, वह अनुकूलित करता है। अगर हम कारण बदलें, परिणाम बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में आगे हम समझेंगे इंसुलिन वास्तव में कैसे काम करता है, भारतीय शरीर क्यों अधिक संवेदनशील है, आधुनिक भोजन प्रणाली कैसे बदली, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे ठीक कैसे करें। यह डराने वाली कहानी नहीं है, यह जागरण की कहानी है। भारत बीमार राष्ट्र नहीं है, भारत संक्रमण के दौर से गुजर रहा राष्ट्र है और हर संक्रमण में एक विकल्प होता है, अनदेखा करना या परिवर्तन करना। द हिडन एनिमी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सप्लेन्ड। कल्पना कीजिए, आपके शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका एक छोटे शहर की तरह है। उसे ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा आती है ग्लूकोज से। लेकिन ग्लूकोज सीधे कोशिका के अंदर नहीं जा सकता, उसे इस दरवाजा खोलने वाला चाहिए। उस दरवाजे की चाबी का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज बनाता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, जूस, मिठाई, वे पचकर ग्लूकोज बनते हैं। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है और पैनक्रियाज तुरंत इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजना, अतिरिक्त ग्लूकोज को लिवर और फैट के रूप में स्टोर करना, ब्लड शुगर को संतुलित रखना। सुनने में सब बिल्कुल सही लगता है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब इंसुलिन हमेशा ऊंचा रहता है। हमारा शरीर इस तरह डिजाइन हुआ था कि हम खाते थे, इंसुलिन बढ़ता था, ऊर्जा इस्तेमाल होती थी, फिर इंसुलिन कम हो जाता था। लेकिन आज सुबह चाय, बिस्किट, नाश्ता, मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, शाम की चाय, रात का खाना, कभी कभी देर रात कुछ मीठा। हम शायद ही कभी ऐसे समय में होते हैं जब इंसुलिन कम स्तर पर हो। शरीर को आराम का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, अगर कोई लगातार आपके दरवाजे की घंटी बजाता रहे तो कुछ समय बाद आप अनदेखा करना शुरू कर देंगे। कोशिकाएं भी यही करती हैं। जब इंसुलिन लगातार ऊंचा रहता है तो कोशिकाएं उसकी बात कम सुनने लगती हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे विकसित होता है? चरण 1, बार बार कार्बोहाइड्रेट सेवन, इंसुलिन बढ़ता है। चरण 2, कोशिकाएं ऊर्जा से भर जाती हैं। चरण 3, कोशिकाएं कहती हैं अब और नहीं। चरण 4, ग्लूकोज ब्लड में बना रहता है। चरण 5, पैनक्रियास और अधिक इंसुलिन बनाता है। शुरुआत में ब्लड शुगर सामान्य दिख सकता है, लेकिन इंसुलिन स्तर बढ़ चुका होता है। यही खतरनाक हिस्सा है। क्यों यह जल्दी पकड़ में नहीं आता? क्योंकि सामान्य जांच में फास्टिंग शुगर देखी जाती है, HbA1c देखा जाता है, लेकिन इंसुलिन लेवल अक्सर नहीं जांचा जाता। इसका मतलब व्यक्ति वर्षों तक इंसुलिन रेजिस्टेंट रह सकता है बिना डायबिटिक घोषित हुए। यह प्री डायबिटिक नहीं, यह प्री डायग्नोसिस चरण है। एक और महत्वपूर्ण बात, इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को अंदर नहीं भेजता, वह फैट स्टोरेज को भी नियंत्रित करता है। उच्च इंसुलिन का अर्थ है शरीर फैट स्टोर करेगा, शरीर फैट जलाने में कठिनाई महसूस करेगा। यही कारण है कि कई लोग कम कैलोरी खाकर भी वजन कम नहीं कर पाते। समस्या कैलोरी नहीं, समस्या हार्मोनल सिग्नल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या क्या हो सकता है? धीरे धीरे पेट के आसपास चर्बी, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो HDL, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, PCOS, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज,
ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही मेटाबॉलिक गड़बड़ी की शाखाएं हैं। भारत में यह समस्या ज्यादा क्यों? भारतीय शरीर में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां देखी गई हैं। कम मांसपेशी द्रव्यमान, ज्यादा विसरल फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रधान भोजन, कम प्रोटीन सेवन, और जब आधुनिक प्रोसेस्ड फूड जुड़ता है तो जोखिम और बढ़ जाता है। हमारे जीन भोजन की कमी के युग में अनुकूलित हुए थे, अब हम भोजन की अधिकता के युग में हैं। यह असंतुलन है। कार्बोहाइड्रेट का सच: हर कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं, लेकिन रिफाइंड आटा, सफ़ेद ब्रेड, मीठे पेय, पैकेज्ड स्नैक्स, हाई फ्रक्टोज सिरप, ये तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। जितनी तेज़ी से शुगर बढ़ेगी उतनी तेज़ी से इंसुलिन बढ़ेगा, और जितनी बार ये होगा उतनी जल्दी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नींद और इंसुलिन कम नींद कॉर्टिसोल बढ़ता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद कई दिनों तक लेने से शरीर अस्थायी रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है। यानी यह सिर्फ भोजन की कहानी नहीं, यह जीवन शैली की कहानी है। तनाव और इंसुलिन: जब आप तनाव में होते हैं, शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन बढ़ते हैं, ब्लड शुगर बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है। अगर तनाव क्रॉनिक हो तो मेटाबॉलिक सिस्टम लगातार दबाव में रहता है। क्या इसे मापा जा सकता है? हाँ, कुछ संकेत: फास्टिंग इंसुलिन, होमा आईआर, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल रेशियो, कमर का माप, ये शुरुआती संकेत दे सकते हैं, लेकिन जागरूकता कम है। सबसे बड़ा भ्रम: जब तक शुगर न बढ़े चिंता की बात नहीं। यह सोच खतरनाक है, क्योंकि जब तक शुगर बढ़ती है तब तक शरीर वर्षों से संघर्ष कर रहा होता है। क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस उलट सकता है? हाँ, और यही आशा की सबसे बड़ी किरण है। शरीर अनुकूलन करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता सुधारें, भोजन के बीच अंतराल रखें, मांसपेशी बढ़ाएं, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें, तो कोशिकाएं फिर से इंसुलिन सुनने लग सकती हैं। एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव: हमें बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाना चाहिए। डायबिटीज का इलाज करना अलग बात है, डायबिटीज को रोकना अलग। इंसुलिन दुश्मन नहीं है, वह जीवन रक्षक है। लेकिन जब आधुनिक जीवन उसे लगातार सक्रिय रखता है तो वही हार्मोन समस्या का केंद्र बन जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं, यह वर्षों की जीवन शैली का परिणाम है। और अच्छी खबर, वर्षों की गलत आदतें कुछ महीनों की सही दिशा से सुधारी जा सकती हैं। द थिन फैट इंडियन फिनोटाइप: आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा, दिखने में बिल्कुल सामान्य, शायद थोड़ा पतले, बीएमआई भी नॉर्मल, लेकिन अचानक ब्लड रिपोर्ट में शुगर बढ़ी हुई, ट्राइग्लिसराइड ऊंचे, फैटी लिवर, या कम उम्र में हार्ट अटैक। सवाल उठता है, अगर व्यक्ति मोटा नहीं था तो बीमार कैसे हो गया? यहीं से शुरू होती है थिन फैट, भारतीय शरीर की कहानी। थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। वैज्ञानिकों ने एक रोचक पैटर्न देखा है। बहुत से भारतीय बाहर से अधिक मोटे नहीं दिखते, लेकिन अंदरूनी अंगों, खासकर लिवर और पेट के आसपास चर्बी जमा करते हैं। इसे कहते हैं विसरल फैट। और विसरल फैट सबसे खतरनाक प्रकार की चर्बी है। बीएमआई क्यों पर्याप्त नहीं? हम अक्सर बीएमआई पर भरोसा करते हैं, लेकिन बीएमआई केवल वजन और लंबाई का अनुपात है। वह यह नहीं बताता शरीर में फैट कितना है, फैट कहाँ जमा है, मांसपेशियां कितनी हैं। दो लोगों का बीएमआई समान हो सकता है, लेकिन एक के पास ज्यादा मांसपेशी और दूसरे के पास ज्यादा विसरल फैट। दूसरा व्यक्ति अधिक जोखिम में है। भारतीय शरीर अलग क्यों? यह समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। भारत का इतिहास समृद्ध है, लेकिन भोजन की स्थिरता हमेशा नहीं रही। अकाल, सूखा, आर्थिक अस्थिरता, सदियों तक भोजन की उपलब्धता अनिश्चित थी। ऐसी परिस्थितियों में जो शरीर ऊर्जा को जल्दी स्टोर कर सके, वह जीवित रहने की अधिक संभावना रखता था। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति हमारी आनुवंशिक विरासत का हिस्सा बन गई। थ्रिफ्टी जीन सिद्धांत एक अवधारणा है, थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस।
इस सिद्धांत के अनुसार कुछ जनसंख्या समूह ऐसे विकसित हुए जो ऊर्जा को तेजी से फैट के रूप में जमा करते हैं ताकि भविष्य की कमी में जीवित रह सकें। जब वही जीन आज के भोजन प्रचुर वातावरण में आते हैं तो वही विशेषता समस्या बन जाती है। पारंपरिक भोजन बनाम आधुनिक आहार। पहले अनाज साबुत होते थे, भोजन घर का बना होता था, श्रम अधिक होता था, भोजन के बीच लंबे अंतराल होते थे। अब रिफाइंड आटा, पॉलिश्ड चावल, पैकेज्ड स्नैक्स, शक्कर युक्त पेय, बार बार स्नैकिंग। हमारे जीन पुराने हैं, हमारा भोजन नया है। यहीं असंतुलन पैदा होता है। मांसपेशी की भूमिका यहाँ। एक और महत्वपूर्ण अंतर, औसतन भारतीयों में पश्चिमी देशों की तुलना में मांसपेशी द्रव्यमान कम पाया गया है। मांसपेशियां ग्लूकोज को स्टोर करने और उपयोग करने का प्रमुख स्थान है। कम मांसपेशी, कम ग्लूकोज स्टोरेज क्षमता, जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर जल्दी ओवरफ्लो की स्थिति में पहुंचता है। विसरल फैट क्यों खतरनाक है? त्वचा के नीचे जमा फैट, सबक्यूटेनियस फैट, तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक होता है, लेकिन विसरल फैट हार्मोनल रूप से सक्रिय होता है, सूजन पैदा करता है, लिवर फंक्शन प्रभावित करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी घटाता है। यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रमुख कारक है। कमर का माप एक सरल संकेत। कई एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि पुरुषों में कमर 90 सेंटीमीटर से कम और महिलाओं में कमर 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि कमर का माप विसरल फैट का बेहतर संकेत है तुलना में बीएमआई से। शुरुआती जीवन का प्रभाव। शोध यह भी दिखाता है कि कम जन्म वजन, बचपन में पोषण की कमी, बाद में अचानक कैलोरी की अधिकता मेटाबॉलिक जोखिम बढ़ा सकती है। यानी गर्भावस्था और बचपन का पोषण भविष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह समस्या पीढ़ियों तक जा सकती है। मैं तो कम खाता हूं, फिर भी वजन क्यों बढ़ता है? कई लोग कहते हैं मैं तो ज्यादा नहीं खाता, लेकिन सवाल यह है, क्या खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, प्रोटीन कितना है, मांसपेशी कितनी है? अगर आहार कार्बोहाइड्रेट प्रधान है और मांसपेशी कम है तो शरीर जल्दी फैट स्टोर करेगा। कम उम्र में हार्ट अटैक। भारत में एक चिंताजनक ट्रेंड देखा गया है। 30 से 40 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक। बिना स्पष्ट मोटापे के यह अक्सर मेटाबॉलिक असंतुलन से जुड़ा होता है। बाहर से स्वस्थ दिखना अंदर से स्वस्थ होने की गारंटी नहीं। क्या समाधान केवल वजन घटाना है? नहीं। लक्ष्य केवल वजन कम करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए विसरल फैट कम करना, मांसपेशी बढ़ाना, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारना। वजन मशीन पर संख्या पूरी कहानी नहीं बताती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का महत्व। भारतीय संदर्भ में मांसपेशी बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बॉडी वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वॉकिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स। मांसपेशी एक मेटाबॉलिक इंजन है। जितनी अधिक मांसपेशी उतनी बेहतर ग्लूकोज प्रोसेसिंग। मानसिकता में बदलाव। हमें पतला दिखना और स्वस्थ होना, इन दोनों के अंतर को समझना होगा। कोई व्यक्ति दुबला हो सकता है लेकिन मेटाबॉलिक रूप से अस्वस्थ, और कोई व्यक्ति थोड़ा भारी हो सकता है लेकिन मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ। बाहरी छवि से अधिक अंदरूनी स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां। जब बड़ी आबादी में कम मांसपेशी, अधिक विसरल फैट, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार, कम शारीरिक गतिविधि मौजूद हो तो मेटाबॉलिक रोगों का जोखिम तेजी से बढ़ता है। यह केवल व्यक्तिगत चुनाव नहीं, यह सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न है। अच्छी खबर, यह आनुवंशिक नियति नहीं है। जीन लॉड कर सकते हैं लेकिन जीवन शैली ट्रिगर दबाती है। अगर हम प्रोटीन पर्याप्त लें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, प्रोसेस्ड कार्ब कम करें, नियमित नींद लें, तो शरीर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। थिन फैट होना भाग्य नहीं है, यह चेतावनी संकेत है। हमें अपनी परिभाषा बदलनी होगी। स्वास्थ्य सिर्फ वजन नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक संतुलन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन और द कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लोजन। कभी रसोई घर घर का हृदय हुआ करता था। भोजन मौसम के अनुसार बनता था।
अनाज स्थानीय थे, तेल सीमित था, चीनी एक विलासिता थी, रोजमर्रा की चीज नहीं। आज सुपरमार्केट की शेल्फ पर हजारों विकल्प हैं, पैकेट चमकीले हैं, लेबल आकर्षक हैं और हेल्दी शब्द बहुत उदारता से इस्तेमाल होता है। लेकिन एक सवाल, क्या हमने भोजन को बेहतर बनाया है या सिर्फ सुविधाजनक? कृषि से उद्योग तक भारत ने हरित क्रांति देखी, उत्पादन बढ़ा, अनाज की कमी कम हुई। यह आवश्यक था, यह उपलब्धि ही थी। लेकिन धीरे धीरे उत्पादन से प्रोसेसिंग की ओर और प्रोसेसिंग से पैकेजिंग की ओर यात्रा शुरू हुई। अनाज को रिफाइन किया गया, फाइबर हटाया गया, शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई। स्वाद बढ़ाने के लिए नमक, चीनी और एडिटिव जोड़े गए। भोजन अधिक टिकाऊ बना, लेकिन शरीर के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की कहानी। जब गेहूं को पिसा जाता है और उसका छोकर और जर्म निकाल दिया जाता है तो बचता है सफेद आटा। जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो उसका बाहरी पोषक आवरण हट जाता है, बचता है तेजी से पचने वाला स्टार्च। यह तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है और तेजी से इंसुलिन बढ़ाता है। अगर यह कभी कभी हो तो शरीर संभाल सकता है, लेकिन जब यह दिन में कई बार हो तो समस्या शुरू होती है। तरल शुगर, सबसे तेज हमला, मीठे पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज जूस, एनर्जी ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क, डाइट लिखे पेय जिनमें छिपी शुगर हुआ तरल शुगर का प्रभाव अधिक तीव्र होता है। क्यों? क्योंकि उसे चबाना नहीं पड़ता, फाइबर नहीं होता, संतुष्टि कम होती है। शरीर को अचानक ग्लूकोज का प्रवाह मिलता है, इंसुलिन तेजी से बढ़ता है और हम तृप्त भी महसूस नहीं करते। स्नैकिंग संस्कृति। पहले भोजन निश्चित समय पर होता था, अब हर समय खाना सामान्य हो गया है। ऑफिस में बिस्किट, मीटिंग में केक, यात्रा में चिप्स, टीवी देखते हुए नमकीन। हमने भूख और आदत के बीच का अंतर खो दिया है। बार बार खाने से इंसुलिन लगातार सक्रिय रहता है और शरीर को आराम का समय नहीं मिलता। खाद्य उद्योग की रणनीति। खाद्य कंपनियां स्वाद, बनावट और सुविधा पर काम करती हैं। ब्लिस पॉइंट नाम की अवधारणा है, जहां नमक, चीनी और वसा का संतुलन दिमाग को अधिकतम सुख देता है। ऐसे खाद्य पदार्थ अक्सर अत्यधिक आकर्षक होते हैं। समस्या ये है, वे अधिक खाने को प्रेरित करते हैं और अधिक खाने का अर्थ है अधिक मेटाबॉलिक दबाव, कम वसा का भ्रम। एक समय पर यह धारणा फैली कि वसा ही हृदय रोग का मुख्य कारण है। लोगों ने घी और मक्खन से डरना शुरू किया, लेकिन उनकी जगह क्या आया? लो फैट बिस्किट, लो फैट दही जिसमें अतिरिक्त शुगर, लो फैट स्नैक्स जिनमें रिफाइंड कार्ब। वसा कम हुई, लेकिन शुगर बढ़ी और इंसुलिन भी। पारंपरिक भोजन की शक्ति। भारतीय पारंपरिक भोजन में कुछ विशेषताएं थीं। दाल और अनाज का संयोजन, किण्वित फूड जैसे इडली, डोसा, ढोकला, घर का बना अचार, मसालों का उपयोग, मौसमी सब्जियां, ये संतुलित थे। समस्या परंपरा में नहीं, समस्या अति प्रोसेसिंग में है। हेल्दी लेबल का जाल। पैकेट पर लिखा हो सकता है मल्टीग्रेन, हाई फाइबर, शुगर फ्री, लो फैट, लेकिन पीछे के लेबल में रिफाइंड आटा, कॉर्न सिरप, छिपी शुगर, रिफाइंड तेल। उपभोक्ता भ्रमित हो सकता है। हमें पढ़ना सीखना होगा। नमक, चीनी और वसा का त्रिकोण। अत्यधिक नमक से ब्लड प्रेशर जोखिम, अत्यधिक चीनी से इंसुलिन रेजिस्टेंस, अत्यधिक प्रोसेस्ड वसा से सूजन। जब ये तीनों मिलते हैं तो मेटाबॉलिक बोझ कई गुना बढ़ जाता है। शहरी जीवन और सुविधा। फूड डिलीवरी ऐप्स ने भोजन को एक क्लिक दूर कर दिया है। किचन में समय कम लगता है, लेकिन बाहर का भोजन अक्सर कैलोरी में अधिक, तेल में अधिक, रिफाइंड कार्ब में अधिक हो सकता है। सुविधा बढ़ी है, लेकिन आत्मनियंत्रण की परीक्षा भी। कार्बोहाइड्रेट का विस्फोट। अगर हम पिछले 50 से 60 वर्षों को देखें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और उपलब्धता बढ़ी है।
सिर्फ मुख्य भोजन में नहीं, बल्कि स्नैक्स और पेय में भी। परिणाम: लगातार इंसुलिन स्पाइक्स, फैट स्टोरेज, सूजन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दप्त भोजन और मस्तिष्क का अत्यधिक शुगर और प्रोसेस्ड फूड डोपामिन सर्किट को प्रभावित कर सकते हैं। हम स्वाद के पीछे भागते हैं, संतुलन पीछे छूट जाता है, भोजन पोषण से अधिक मनोरंजन बन जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: जब बड़ी आबादी रिफाइंड कार्ब, तरल शुगर, प्रोसेस्ड स्नैक्स का नियमित सेवन करती है, तो डायबिटीज दर बढ़ती है, फैटी लिवर बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ती है। यह व्यक्तिगत चयन से आगे बढ़कर सामूहिक पैटर्न बन जाता है। क्या समाधान कार्ब बंद करना है? नहीं। समाधान है गुणवत्ता सुधारना, मात्रा नियंत्रित करना, फाइबर बढ़ाना, प्रोटीन संतुलित करना, भोजन के बीच अंतराल रखना। पूर्ण प्रतिबंध अक्सर टिकाऊ नहीं होते, संतुलन दीर्घकालिक होता है। सरल सिद्धांत: जितना कम प्रोसेस्ड उतना बेहतर, जितना प्राकृतिक उतना संतुलित, जितना घर का बना उतना नियंत्रित, जितना धीरे खाएं उतना बेहतर पाचन। वास्तविक चुनौती यह नहीं कि ज्ञान नहीं है, चुनौती यह है कि विकल्प बहुत हैं। हमारे दिमाग को अनुशासन सीखना होगा, उस वातावरण में जो लगातार प्रलोभन देता है। भोजन शत्रु नहीं है, उद्योग शत्रु नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी शत्रु नहीं है, लेकिन जब मात्रा अधिक, कम गुणवत्ता अधिक आवृत्ति हो जाती है तो मेटाबॉलिक संतुलन बिगड़ता है। हमें अपने भोजन से फिर से जुड़ना होगा, जागरूक होकर चुनना होगा। द डायबिटीज कैपिटल रियलिटी। कभी भारत को विश्व गुरु कहा गया, आज एक और पहचान जुड़ गई है, डायबिटीज कैपिटल। यह केवल एक उपाधि नहीं, यह चेतावनी है। लेकिन इस वाक्य के पीछे छिपे अर्थ को समझना जरूरी है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं, जागरूकता के लिए है। संख्याएं क्या कहती हैं? भारत में करोड़ों लोग टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित हैं, और उससे भी अधिक लोग प्री डायबिटिक अवस्था में। इसका अर्थ क्या है? हर परिवार में कोई ना कोई या तो डायबिटिक है या जोखिम क्षेत्र में। और सबसे चिंताजनक बात, कई लोगों को पता ही नहीं कि वे जोखिम में हैं। डायबिटीज अचानक नहीं होती, डायबिटीज एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। वर्षों तक इंसुलिन बढ़ा हुआ, कोशिकाएं प्रतिरोधी, लिवर पर दबाव, फैट जमा, सूजन, फिर एक दिन ब्लड शुगर सीमा पार कर जाती है और रिपोर्ट कहती है डायबिटिक। लेकिन शरीर तो वर्षों से संकेत दे रहा था। परिवारों की कहानी: कल्पना कीजिए, घर में पिता इंसुलिन ले रहे हैं, मां को थायराइड एंड प्री डायबिटीज, दादा को हार्ट अटैक हुआ था, बेटा मोटापा और स्क्रीन टाइम में डूबा हुआ। यह काल्पनिक नहीं, यह शहरी और अर्धशहरी भारत की आम तस्वीर बनती जा रही है। बीमारी केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार की जीवन शैली को प्रभावित करती है। आर्थिक बोझ: डायबिटीज केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं है। नियमित जांच, दवाइयां, डॉक्टर विजिट, जटिलताओं का इलाज, यह सब मिलकर आर्थिक दबाव बनाते हैं। जब बीमारी बढ़ती है तो उत्पादकता घटती है, काम के दिन कम होते हैं, चिकित्सा खर्च बढ़ता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालता है। जटिलताएं: असली खतरा डायबिटीज स्वयं खतरनाक है, लेकिन उससे भी अधिक खतरनाक हैं उसकी जटिलताएं। किडनी रोग, विजुअल हानि, नसों की क्षति, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। शुगर केवल एक संख्या नहीं, वह पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। युवाओं में बढ़ती दर: पहले टाइप 2 डायबिटीज को मिडिल एज बीमारी माना जाता था, अब 30 की उम्र में, कभी कभी उससे पहले। कारण: उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार, कम शारीरिक गतिविधि, स्क्रीन आधारित जीवन, तनाव, नींद की कमी, युवावस्था में मेटाबॉलिक गड़बड़ी। भविष्य में जटिलताओं की संभावना बढ़ाती है। शहरी बनाम ग्रामीण अंतर: आज शहरों में दर अधिक है, लेकिन ग्रामीण भारत भी तेजी से बदल रहा है। प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड स्नैक्स अब हर जगह उपलब्ध हैं। जीवन शैली परिवर्तन गांवों तक पहुंच चुका है। आनुवंशिक संवेदनशीलता: आज जैसा हमने पहले समझा, भारतीय शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रवृत्ति कुछ अधिक पाई गई है।
जब यही संवेदनशीलता उच्च कार्ब आहार और निष्क्रिय जीवन से मिलती है तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। दवा बनाम जड़। आधुनिक चिकित्सा डायबिटीज को नियंत्रित कर सकती है। दवाइयाँ ब्लड शुगर कम कर सकती हैं। इंसुलिन जीवन बचा सकता है, लेकिन यदि जीवन शैली नहीं बदली तो जड़ बनी रहती है। दवा आवश्यक हो सकती है, लेकिन जीवन शैली परिवर्तन आधार है। कई लोग कहते हैं, हमारे परिवार में डायबिटीज है, क्या करें? हाँ, आनुवंशिक जोखिम हो सकता है, लेकिन जीन अकेले बीमारी तय नहीं करते। जीवन शैली ट्रिगर का काम करती है। परिवार का इतिहास चेतावनी है, नियति नहीं। प्री डायबिटीज वह चरण है जहां बदलाव सबसे प्रभावी हो सकता है। वजन में हल्की कमी, कार्ब गुणवत्ता सुधार, नियमित वॉक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, नींद सुधार। कई मामलों में शुगर स्तर सामान्य हो सकता है। यह रिवर्सल नहीं, यह सुधार है, और यह संभव है। अस्पताल बनाम समुदाय। स्वास्थ्य प्रणाली उपचार में मजबूत हो सकती है, लेकिन रोकथाम समाज की जिम्मेदारी है। स्कूलों में पोषण शिक्षा, कार्यस्थल पर वेलनेस कार्यक्रम, शहरों में चलने योग्य स्थान। व्यक्ति अकेला नहीं बदल सकता, पर्यावरण भी सहयोगी होना चाहिए। मीडिया और भ्रम। कभी कभी मीडिया में चमत्कारी इलाज की खबरें आती हैं। कोई एक जड़ी बूटी, कोई विशेष डाइट, कोई त्वरित समाधान। लेकिन सच्चाई सरल है, कोई जादुई गोली नहीं। संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि, नींद, तनाव प्रबंधन, ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन प्रभावशाली। सबसे बड़ा जोखिम उदासीनता। जब बीमारी आम हो जाती है तो हम उसे सामान्य मान लेते हैं। सबको है, उम्र के साथ होता है। यह सोच खतरनाक है। सामान्य होना स्वाभाविक होना नहीं है। कई अध्ययन दिखाते हैं कि 5 से 10% वजन कम करना, नियमित वॉक, कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता सुधार से मेटाबॉलिक मार्कर बेहतर हो सकते हैं। शरीर लचीला है, वह सुधार स्वीकार करता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हम सबके पास विकल्प है। हर भोजन एक अवसर है, हर वॉक एक निवेश है, हर अच्छी नींद एक उपचार है। डर से नहीं, जागरूकता से। भारत डायबिटीज कैपिटल है। यह एक चेतावनी है, लेकिन यह स्थायी पहचान नहीं है। अगर हम मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, शुरुआती संकेत पहचानें, परिवार स्तर पर बदलाव लाएं, तो दिशा बदल सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, द डोमिनो इफेक्ट। कल्पना कीजिए, एक मेज पर 5 डोमिनो खड़े हैं। पहला गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही क्षणों में पूरी श्रृंखला गिर जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ऐसा ही है। यह एक बीमारी नहीं, यह संकेतों का समूह है जो मिलकर एक बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। आमतौर पर इनमें शामिल होते हैं पेट के आसपास अधिक चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हाई फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर इनमें से 3 या अधिक मौजूद हों तो व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दायरे में आ सकता है। लेकिन असली प्रश्न है, ये सब साथ साथ क्यों आते हैं? साझा जड़, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसा हमने पहले समझा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कई समस्याओं की जड़ है। जब कोशिकाएं इंसुलिन को कम सुनती हैं, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, इंसुलिन और अधिक बनता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, लिवर पर दबाव बढ़ता है, धीरे धीरे रक्त में लिपिड प्रोफाइल बदलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और सूजन बढ़ती है। डोमिनो गिरना शुरू हो चुका है। पेट की चर्बी, पहला संकेत पेट का बढ़ना, अक्सर पहला दृश्य संकेत होता है, लेकिन यह सिर्फ सौंदर्य का मुद्दा नहीं। विसरल फैट, सूजनकारी रसायन छोड़ता है, हार्मोन संतुलन बिगाड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। यानी पेट की चर्बी कारण भी है और परिणाम भी। हाई ब्लड प्रेशर कैसे जुड़ा है? इंसुलिन का प्रभाव केवल ग्लूकोज पर नहीं होता। उच्च इंसुलिन स्तर किडनी में सोडियम रिटेंशन बढ़ा सकता है, रक्त वाहिकाओं की लचीलापन घटा सकता है, परिणाम ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यानी शुगर और प्रेशर की कहानी अलग नहीं। ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल भी
जब लिवर पर लगातार ग्लूकोज का दबाव होता है तो वह अतिरिक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड के रूप में पैकेज कर सकता है। परिणाम ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, एचडीएल घट सकता है। यह संयोजन हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है। सूजन, अदृश्य आग मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। यह कोई तीव्र बुखार नहीं, यह धीमी जलती आग है। यह धमनियों को प्रभावित कर सकती है, लिवर को प्रभावित कर सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को और घटा सकती है। धीरे धीरे ये आग जटिलताओं को जन्म देती है। क्यों इसे गंभीरता से लेना चाहिए? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अर्थ है टाइप 2 डायबिटीज का उच्च जोखिम, हार्ट डिजीज का उच्च जोखिम, स्ट्रोक का जोखिम, फैटी लिवर की संभावना। यह अलार्म सिस्टम है। अगर इस चरण में सुधार हो जाए तो कई डोमिनो गिरने से पहले रोके जा सकते हैं। मानसिक और मेटाबॉलिक कनेक्शन। अक्सर क्रॉनिक तनाव, नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जुड़ते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ने से ब्लड शुगर और इंसुलिन पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं ठीक दिखता हूं का भ्रम। कई लोग कहते हैं मेरा वजन ज्यादा नहीं है तो मैं ठीक हूं, लेकिन कमर बड़ी हो सकती है, ट्राइग्लिसराइड ऊंचे हो सकते हैं, एचडीएल कम हो सकता है। बिना स्पष्ट मोटापे के भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। यही इसे खतरनाक बनाता है। क्या सिर्फ वॉक काफी है? वॉक महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं। हमें चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मांसपेशी निर्माण, संतुलित प्रोटीन, कार्ब गुणवत्ता नियंत्रण, पर्याप्त नींद। मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बहुआयामी है। भोजन का ढांचा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के संदर्भ में कुछ सिद्धांत सहायक हो सकते हैं। हर भोजन में प्रोटीन, फाइबर से भरपूर सब्जियां, रिफाइंड कार्ब सीमित, मीठे पेय से दूरी, भोजन के बीच पर्याप्त अंतराल, ये छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। फैटी लिवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लिवर में फैट जमा होता है, इंसुलिन सिग्नलिंग प्रभावित हो सकती है, ग्लूकोज नियंत्रण बिगड़ सकता है। फैटी लिवर अक्सर शुरुआती संकेत है कि मेटाबॉलिक सिस्टम पर दबाव है। डोमिनो रोकने का समय। अगर 3 संकेत मौजूद हैं तो यह चेतावनी है। यह अंतिम अवस्था नहीं, यह मोड़ है। यहां से या तो आदतें बदलें या डोमिनो गिरने दें। हमें दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें अलग अलग बीमारियों को अलग अलग देखना बंद करना होगा। शुगर, प्रेशर, लिपिड ये अलग अध्याय नहीं, एक ही पुस्तक के पृष्ठ हैं। और पुस्तक का नाम है मेटाबॉलिक स्वास्थ्य। जब बड़ी आबादी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के संकेत दिखाती है तो स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव, आर्थिक बोझ, जीवन गुणवत्ता में गिरावट तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन यदि जागरूकता बढ़े तो यह प्रवृत्ति उलट सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई अंतिम निर्णय नहीं है, यह चेतावनी है। यह वह बिंदु है जहां बदलाव सबसे प्रभावी हो सकता है। डोमिनो गिरने से पहले उन्हें सीधा किया जा सकता है। एक्सरसाइज अलोन इज नॉट इनफ। कितनी बार आपने यह वाक्य सुना है? मैं रोज 30 मिनट वॉक करता हूं, फिर भी वजन नहीं घट रहा। या मैं जिम जाता हूं, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। यह निराशा वास्तविक है, और इसका उत्तर भी। क्योंकि व्यायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं। व्यायाम का वास्तविक महत्व। पहले स्पष्ट कर लें, व्यायाम आवश्यक है। यह मांसपेशी बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है, मूड बेहतर करता है, हृदय स्वास्थ्य सुधारता है, तनाव घटाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उसे जादुई समाधान मान लेते हैं। कैलोरी की गणित। अक्सर कहा जाता है कैलोरी इन बनाम कैलोरी आउट। लेकिन शरीर केवल गणित की मशीन नहीं, वह हार्मोनल प्रणाली है। अगर इंसुलिन लगातार ऊंचा है, नींद कम है, तनाव अधिक है तो कैलोरी समीकरण उतना सरल नहीं रहता। इंसुलिन और फैट बर्निंग। जब इंसुलिन ऊंचा होता है
तो शरीर फैट जलाने में कठिनाई महसूस करता है। अब कल्पना कीजिए, आपने सुबह वॉक की, लेकिन दिन भर चाय, बिस्किट, स्नैक, रिफाइंड कार्ब लंच, मीठा पेय, तो इंसुलिन बार बार बढ़ेगा। 30 मिनट की वॉक दिन भर के हार्मोनल प्रभाव को पूरी तरह संतुलित नहीं कर सकती। कई लोग अनजाने में ऐसा सोचते हैं। जिम के बाद अतिरिक्त स्नैक, मीठा पेय, बड़ी मात्रा और फिर कुल कैलोरी पहले से अधिक हो जाती है। व्यायाम के बाद भूख बढ़ना सामान्य है, लेकिन अगर जागरूकता न हो तो परिणाम उल्टा हो सकता है। केवल कार्डियो क्यों पर्याप्त नहीं? वॉक और कार्डियो महत्वपूर्ण है, लेकिन मांसपेशी निर्माण अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मांसपेशियां ग्लूकोज स्टोर करती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रभावी है। नींद की अनदेखी। आप रोज व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 5 घंटे सो रहे हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी घट सकती है, भूख हार्मोन ग्रेलिन बढ़ सकता है, तृप्ति हार्मोन लेप्टिन घट सकता है। परिणाम अधिक भूख, अधिक क्रेविंग्स, कम फैट बर्निंग। क्रॉनिक तनाव शरीर को सर्वाइवल मोड में रखता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, इंसुलिन प्रतिक्रिया बदल सकती है। अगर मन अशांत है तो शरीर भी संतुलित नहीं रहता। भोजन का प्रभाव व्यायाम से बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आप 45 मिनट वॉक करते हैं। आप 250 से 300 कैलोरी खर्च करते हैं, लेकिन एक मीठा पेय या प्रोसेस्ड स्नैक उतनी या उससे अधिक कैलोरी दे सकता है, और वह भी तेजी से इंसुलिन बढ़ाकर। इसीलिए भोजन की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुकूलन प्रभाव। शरीर बुद्धिमान है। अगर आप रोज एक ही प्रकार का व्यायाम करते हैं तो शरीर धीरे धीरे ऊर्जा बचाना सीख सकता है। इसे एडैप्टेशन कहते हैं। इसलिए विविधता, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मांसपेशी चुनौती आवश्यक हैं। वजन बनाम संरचना। ये कभी कभी वजन मशीन पर बदलाव नहीं दिखता, लेकिन शरीर संरचना बदल सकती है। फैट कम, मांसपेशी अधिक, इसीलिए कमर माप, कपड़ों की फिट, ऊर्जा स्तर भी महत्वपूर्ण संकेत हैं। मानसिकता में बदलाव। व्यायाम सजा नहीं है, वह निवेश है। लेकिन अगर लक्ष्य केवल वजन घटाना हो तो निराशा जल्दी आती है। लक्ष्य होना चाहिए शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, ऊर्जा। वजन परिणाम हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं। सबसे प्रभावी संयोजन संतुलित प्रोटीन, रिफाइंड कार्ब सीमित, फाइबर अधिक, नियमित रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मध्यम कार्डियो। यह संयोजन इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधार सकता है। समय भी मायने रखता है। भोजन के तुरंत बाद हल्की वॉक ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद कर सकती है। लंबे समय तक बैठना मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सिर्फ जिम नहीं, पूरा दिन सक्रिय रहना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती व्यायाम को खराब भोजन की भरपाई मान लेना। यह टिकाऊ रणनीति नहीं। शरीर हार्मोन, सूजन और सिग्नलिंग से संचालित होता है, सिर्फ कैलोरी से नहीं। स्वास्थ्य एक त्रिकोण है: भोजन, गतिविधि, विश्राम। इनमें से कोई एक कमजोर हो तो संतुलन बिगड़ सकता है। व्यायाम अनिवार्य है, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं। अगर भोजन संतुलित, नींद पूरी, तनाव नियंत्रित और व्यायाम नियमित तो परिणाम अधिक स्थायी होंगे। स्वास्थ्य एक परियोजना नहीं, एक जीवन शैली है। कल्पना कीजिए, आपने संतुलित भोजन किया, आप नियमित व्यायाम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वजन नहीं घट रहा, शुगर स्थिर नहीं, ऊर्जा कम, चिड़चिड़ापन अधिक। कभी कभी समस्या प्लेट में नहीं, तकिए पर होती है, और कभी कभी समस्या शरीर में नहीं, मन में होती है। स्वास्थ्य केवल भोजन और व्यायाम नहीं, यह हार्मोन का संगीत है, और इस संगीत में नींद और तनाव मुख्य वाद्य हैं। नींद शरीर की मरम्मत प्रणाली है। जब आप सोते हैं, आपका शरीर निष्क्रिय नहीं होता,
वह कोशिकाओं की मरम्मत करता है, हार्मोन संतुलित करता है, स्मृति को व्यवस्थित करता है, सूजन कम करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम रीसेट करता है। नींद एक विलासिता नहीं, यह जैविक आवश्यकता है। नींद और इंसुलिन सेंसिटिविटी। अध्ययन बताते हैं कि कम नींद 5 से 6 घंटे इंसुलिन सेंसिटिविटी को घटा सकती है, यानी शरीर ग्लूकोज को प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। परिणाम, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, इंसुलिन स्तर बढ़ सकता है, क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं। सिर्फ 1 सप्ताह की नींद की कमी मेटाबॉलिक प्रोफाइल बदल सकती है। नींद और भूख हार्मोन। 2 महत्वपूर्ण हार्मोन। ग्रेलिन भूख बढ़ाता है, लेप्टिन तृप्ति का संकेत देता है। नींद की कमी से ग्रेलिन बढ़ सकता है, लेप्टिन घट सकता है। परिणाम, अधिक भूख, विशेषकर मीठा और कार्ब की क्रेविंग। अब सोचिए, अगर नींद कम और वातावरण में प्रोसेस्ड फूड अधिक हो तो परिणाम क्या होगा? हमारा शरीर प्रकाश और अंधकार के चक्र के अनुसार बना है, लेकिन आज देर रात स्क्रीन, कृत्रिम रोशनी, अनियमित सोने का समय सर्कैडियन रिदम को बाधित कर सकते हैं। जब जैविक घड़ी असंतुलित होती है तो हार्मोनल संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। तनाव। अदृश्य दबाव तनाव हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कार्य का दबाव, आर्थिक चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारी, लगातार सूचना प्रवाह शरीर को सतर्क अवस्था में रखते हैं। यह प्रतिक्रिया प्राकृतिक है, लेकिन जब यह स्थायी हो जाए तो समस्या बनती है। कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन। कॉर्टिसोल शरीर का प्राथमिक तनाव हार्मोन है। यह ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, ऊर्जा जुटाने में मदद करता है, अल्पकालिक तनाव में उपयोगी है, लेकिन क्रॉनिक रूप से उच्च कॉर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है, पेट के आसपास फैट जमा कर सकता है, नींद बाधित कर सकता है। यानी तनाव और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य गहरे जुड़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य और भोजन। तनाव में लोग अधिक खाते हैं, आराम के लिए मीठा चुनते हैं, अनियमित भोजन करते हैं। इसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। भोजन अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन दीर्घकाल में मेटाबॉलिक दबाव बढ़ाता है। नींद की गुणवत्ता बनाम मात्रा। सिर्फ 7 से 8 घंटे बिस्तर पर रहना पर्याप्त नहीं, गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। अगर बार बार जागना, खर्राटे, स्लीप एपनिया, देर रात स्क्रीन, तो नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। और परिणाम, हार्मोनल असंतुलन। स्क्रीन और ब्लू लाइट। रात में स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। मेलाटोनिन नींद का संकेत देता है। अगर मेलाटोनिन कम, तो नींद देर से आती है, गुणवत्ता घटती है। छोटा बदलाव, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन कम करें, रोशनी मंद करें, शरीर को संकेत दें, अब विश्राम का समय है। तनाव प्रबंधन के सरल तरीके। तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसका प्रबंधन संभव है। गहरी श्वास अभ्यास, ध्यान, योग, प्रकृति में समय, जर्नलिंग, सीमाएं तय करना, यह कमजोरी नहीं, जागरूकता है। गतिविधि और तनाव। हल्की शारीरिक गतिविधि कॉर्टिसोल स्तर संतुलित करने में मदद कर सकती है, लेकिन अत्यधिक अनियोजित व्यायाम भी शरीर को तनाव में डाल सकता है। संतुलन आवश्यक है। हार्मोनल नेटवर्क, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन, मेलाटोनिन, ये सभी एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर एक असंतुलित हो तो अन्य प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य को केवल एक आयाम से नहीं देखा जा सकता। नींद और दीर्घकालिक जोखिम। क्रॉनिक नींद की कमी जुड़ी पाई गई है। टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, अवसाद। नींद आराम नहीं, रोकथाम है। कल्पना कीजिए आप 30 मिनट पहले सोने लगें, रात में स्क्रीन कम करें, शाम को हल्की वॉक करें, कैफीन सीमित करें। कुछ ही सप्ताह में ऊर्जा बेहतर, क्रेविंग्स कम, मूड संतुलित।
शुगर नियंत्रण शरीर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। अगर भोजन और व्यायाम नींव हैं, तो नींद और तनाव छत हैं। नींव मजबूत हो, लेकिन छत कमजोर तो संरचना सुरक्षित नहीं। मेटाबॉलिक स्वास्थ्य एक समग्र संरचना है। द रोड टू अ हेल्थियर इंडिया। धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगे हैं, ये कहानी सिर्फ बीमारियों की नहीं थी। ये कहानी एक देश की थी। एक ऐसे देश की जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर उसी रफ्तार में अपनी सेहत को पीछे छोड़ता जा रहा है। हमने देखा कैसे मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप हमारे घरों में दाखिल हो गए, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। पर क्या सचमुच बिना चेतावनी के? नहीं, संकेत तो थे। थकान, नींद की कमी, तनाव, बढ़ता वजन, कम होती चाल, स्क्रीन के सामने बीतते घंटे। हमने इन संकेतों को अनदेखा किया, क्योंकि हम व्यस्त थे, क्योंकि हम महत्वाकांक्षी थे, क्योंकि हम सोचते थे अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में कब आता है? भारत की असली ताकत। भारत की असली ताकत उसकी युवा आबादी है। लेकिन अगर यही युवा 35 से 40 की उम्र में ही जीवन शैली रोगों से जूझने लगे, तो जनसांख्यिकीय लाभ बोझ बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक देश जहां बच्चे बचपन में ही मोटापे से जूझ रहे हैं, युवा तनाव और अनिद्रा से, मध्यम आयु वर्ग मधुमेह और हृदय रोग से, और बुजुर्ग इलाज के खर्च से। यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं है, यह आर्थिक संकट है, यह सामाजिक संकट है, यह नैतिक संकट है। लेकिन उम्मीद है, हर संकट के भीतर समाधान छिपा होता है। भारत के पास समाधान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास परंपरा है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सामूहिक संस्कृति है। हम वह देश हैं जहां भोजन को प्रसाद माना जाता था, जहां दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती थी, जहां चलना जीवन का हिस्सा था, जहां मिल बैठकर खाना संस्कृति थी। हमें नए समाधान खोजने की जरूरत नहीं है, हमें पुराने संतुलन को आधुनिक जीवन में वापस लाना है। बदलाव कहां से शुरू होगा? सरकार से, डॉक्टर से, स्कूल से, कंपनी से? हाँ, सबकी भूमिका है। लेकिन असली बदलाव कहां से शुरू होगा? आपसे। हाँ, आपसे। जब आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनते हैं, पैकेज्ड स्नैक की जगह फल चुनते हैं, देर रात स्क्रीन बंद कर देते हैं, तनाव को पहचानते हैं और उसे संभालते हैं, तब आप सिर्फ अपना नहीं, देश का भविष्य बदल रहे होते हैं। छोटे कदम, बड़ा असर। बदलाव बड़ा दिखने की जरूरत नहीं। रोज 30 मिनट की वॉक, सप्ताह में 5 दिन घर का बना खाना, रोज 7 से 8 घंटे की नींद, दिन में 5 मिनट गहरी सांस। ये छोटे कदम एक दशक बाद बड़े परिणाम बनते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस अचानक नहीं आती, वे वर्षों की आदतों का परिणाम होती हैं। और अच्छी सेहत भी वर्षों की आदतों का परिणाम है। परिवार की भूमिका। भारत में परिवार अभी भी मजबूत इकाई है। यही हमारी ताकत है। अगर एक परिवार निर्णय ले, रविवार को बाहर जंक फूड नहीं, हर शाम 20 मिनट परिवार वॉक, बच्चों के सामने मीठे पेय नहीं, तो एक पीढ़ी बदल सकती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर माता पिता स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, तो बच्चे उसे सामान्य मानेंगे। कार्यस्थल की भूमिका। कंपनियां सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं हैं, वे समाज का हिस्सा हैं। एक स्वस्थ कर्मचारी अधिक उत्पादक होता है, कम बीमार पड़ता है, मानसिक रूप से स्थिर होता है। अगर कार्यस्थल लंबी बैठकों के बीच ब्रेक दें, हेल्दी कैंटीन विकल्प दें, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करें, तो यह सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, पूरे राष्ट्र का निवेश होगा। डॉक्टरों की नई भूमिका है। भविष्य का डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देगा, वह जीवन शैली का कोच होगा। आपको यह गोली लेनी है कि जगह आपको यह आदत बदलनी है। प्रिवेंटिव केयर ही भविष्य है। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, सहयोगी। टेक्नोलॉजी ने हमें निष्क्रिय बनाया, पर वही टेक्नोलॉजी हमें जागरूक भी बना सकती है। फिटनेस ट्रैकर्स, हेल्थ ऐप्स, ऑनलाइन काउंसलिंग, सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं उपयोग का है। आर्थिक दृष्टि से आप लाइफस्टाइल डिजीजेज इलाज से महंगी होती हैं, प्रिवेंशन सस्ता है। हर वह रुपया
जो हम रोकथाम में निवेश करते हैं वह भविष्य के अस्पताल बिलों को कम करता है। यह व्यक्तिगत बचत भी है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा भी। भारत बीमार राष्ट्र बनने के लिए नहीं बना। भारत जीवंत है, ऊर्जावान है, युवा है, लेकिन यह ऊर्जा तभी टिकेगी जब शरीर साथ देगा। याद रखिए, हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम बीमारी के आने का इंतजार करें या हम आज ही अपने जीवन को बदल दें। कल्पना कीजिए, एक भारत जहां सुबह पार्क भरे हों, जहां स्कूलों में पोषण पढ़ाया जाए, जहां ऑफिस में स्ट्रेचिंग सामान्य हो, जहां डॉक्टर कम मरीज देखें क्योंकि लोग स्वस्थ हों। यह सपना असंभव नहीं है, यह निर्णय का सवाल है। और वह निर्णय आज आप ले सकते हैं, आपके कदम से, आपकी थाली से, आपकी नींद से, आपकी सांस से। एक स्वस्थ भारत एक स्वस्थ परिवार से शुरू होता है और एक स्वस्थ परिवार आपसे। ये कहानी यहां समाप्त नहीं होती। ये कहानी अब शुरू होती है आपके जीवन में। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बीमारियों की नहीं थी। ये कहानी हमारी आदतों की थी, हमारी थाली की, हमारी नींद की और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की। भारत एक युवा देश है, ऊर्जा से भरा हुआ देश। लेकिन अगर यही ऊर्जा बीमारियों के बोझ तले दबने लगे तो हमें रुककर सोचना होगा। सच्चाई ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी आदतों से जन्म लेती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे ये आदतों से आती हैं वैसे ही आदतों से रोकी भी जा सकती हैं। हर दिन का एक छोटा फैसला, थोड़ा चलना, थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ी बेहतर नींद लेना, शायद आने वाले वर्षों में एक पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद एक पूरे देश का भविष्य भी। क्योंकि एक स्वस्थ भारत की शुरुआत सरकार से नहीं, अस्पतालों से नहीं, हमसे होती है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।